देखो, अगर हम लोगों को प्राकृतिक खेती करनी है, मन बनाया है कि अब मैं प्राकृतिक खेती करूँगा, तो प्राकृतिक खेती करने के लिए हमको जीवामृत बनाना पड़ेगा और जीवामृत डालना पड़ेगा। अब प्रश्न होता है कि ये जीवामृत क्यों डालना पड़ेगा, ये जीवामृत क्या बला है ना। अभी तक तो हम यूरिया डीएपी डालते थे। अब अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो ये बताओ कि गोबर की खाद डालो, हरी खाद डालो, तो ठीक है। ये जीवामृत क्या चीज़ है? तो सोशल मीडिया में जीवामृत बहुत पॉपुलर है। बहुत। लेकिन क्या पॉपुलर है? 10 किलो गौमूत्र लो, 10 किलो गोबर लो, थोड़ी सी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लो, 1 किलो गुड़ लो, 1 किलो बेसन लो, बेसन में प्रोटीन होता है, एक ड्रम में डाल दो और बस 72 घंटे में जीवामृत बन जाता है। सुनना, अब आप एक चीज़ बताओ, 2 चीज़ें यहाँ लैग कर रही हैं। गोबर में तो कोई जीवाणु ऐसा है नहीं जो जीवामृत बना दे। अब लोगों ने कहा कि नहीं, गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु हैं। ठीक है, तो मैं कई बार बोलता हूं कि भाई वो जीवाणु तो हैं, जो गाय के गोबर में जीवाणु हैं, वही भैंस के गोबर में जीवाणु हैं, वही हमारे मल में भी जीवाणु हैं। किसी भी जीव के अंदर जब कोई भोजन करता है, पाचन क्रिया होती है, तो पाचन क्रिया में जो सपोर्ट करने वाले माइक्रोब्स हैं वो जीवाणु ही हैं। गाय ने मल विसर्जित किया, हमने उसको लिया और टेस्ट किया, तो मैंने पाया कि उसके गाय के गोबर में जीवाणु हैं। लेकिन वो जीवाणु अब इस नेचर में किसी काम का उनका कोई रोल समाप्त। क्योंकि अगर गाय के गोबर के जीवाणु गाय के गोबर को सड़ाने में सहायक थे, तो एक किसान जो 6 महीने से, 1 साल से, 3 महीने से अपनी गाय का गोबर कहीं डाल रहा है, वो गोबर तो डिकम्पोज हो जाना चाहिए, क्योंकि गाय के गोबर में जीवाणु हैं। तो वो तो पता चला डिकम्पोज हुआ नहीं, वैसे का वैसे ही है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जीवाणु होने के बावजूद वो जीवाणु इस नेचर में अब उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब कहते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लो, तो किस सीज़न में ले लो, किस बरगद के पेड़ का ले लो? जिस बरगद के पेड़ के नीचे रोज़ झाड़ू लगाया जाता है, वहाँ कोई बायोमास है ही नहीं, वहाँ सूखा रहता है। तो देश के कई किसान बेचारे बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो एक मंदिर था, मंदिर के पुजारी रहते थे, तो मिट्टी गए अपना ऐसे ले आया बटोर के, झाड़ू धूल ले आया, धूल डाल दिया इसमें, तो धूल में तो कोई माइक्रोब था नहीं। ठीक है ना। अभी 72 घंटे बाद इसने खेत में कहा गया कि ये ड्रम फिर 200 लीटर का ले जाना, 1 एकड़ ज़मीन में जो सिंचाई की नाली चल रही है उसमें टोंटी खोल देना और ये जीवाणु पहुंच जाएंगे। तो ये ड्रम कहाँ बनाएगा वो? घर में। अब बैलगाड़ी किसी के पास है नहीं, अब ये ड्रम वो खेत में कैसे ले जाए? तो अब 90% किसानों के पास तो अपने ट्रैक्टर है नहीं, और अगर ट्रैक्टर हो भी तो इस ड्रम को ज़रा उठा के रखो। तो इस ड्रम को ऊपर रखने के लिए ट्राली में पहले एक ड्रम खाली लो, फिर इसका लिक्विड उस पर डालो, फिर ऐसे ही वहाँ उतारने में करो, है ना। फिर अगले पानी में फिर ले जाना, फिर अगले पानी में फिर ले जाना। यानी 1 एकड़ ज़मीन में प्राकृतिक खेती करने के लिए, जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती के द्वारा बनने वाला जीवामृत है, वो 1 एकड़ ज़मीन में 3 बार 200 लीटर ले जाना है, 600 लीटर। अब एक किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है, उसको कितना ले जाना है? 6000 लीटर। संभव है? ठीक है ना। अब सुनिए, तो क्या है, वो साइंस नहीं है, वो एक बेवकूफ़ी भरा अभियान है। अब ये जो जीवामृत जो मैं बताता हूँ, ये 1 ड्रम जीवामृत 10 एकड़ ज़मीन में सफिशिएंट है। 200 लीटर। केवल ये 20 लीटर जीवामृत
और अगर बरसता हुआ पानी है और अगर आपके खेत में पानी लगा दिया है, पानी भरा हुआ है, पलेवा कर दिया है और आप स्प्रे मशीन से डालना चाहते हो तो 5 लीटर जीवामृत 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। आप पूरे खेत में स्प्रे मशीन लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी मिला के टंकी में डाल करके ऐसे स्प्रे मारा तो जीवाणुओं की भी एक इनाकुलेशन करना, छोटी सी लिटिल क्वांटिटी, फिर ये फर्दर वहाँ डेवलप हो जाएंगे। ठीक है ना सर, इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी उससे? किससे? जीवाणु की जान, वो साइज कितना है, उसको क्या क्षति पहुंचेगी? ठीक है ना, समझना बात को। मुद्दा यह है कि नेचुरल फार्मिंग करनी है तो जीवामृत डालना पड़ेगा। अब जीवामृत क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि पीछे के वर्षों में हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा खुराफात किया है जिसके कारण मेरी ज़मीन के जीवाणु मर गए। जैसे आप कह रहे थे कि वो तो मारना ही पड़ेगा, वो नहीं मारेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा तुम किसको मारना चाहते हो? इल्ली को। जैसे एग्जाम्पल दीमक को मारना, एग्जाम्पल निमेटोड्स को, वाइट ग्रब को। तो हम दीमक को, वाइट ग्रब को, निमेटोड्स को मारने के लिए जब भी कोई इंसेक्टिसाइड ज़मीन में डालते हैं तो क्या वो इंसेक्टिसाइड दीमक को मारने के लिए डाला तो दीमक को ही मारेगा, केंचुए को नहीं मारेगा। उस ज़मीन में चींटी चींटा को नहीं मारेगा, उस ज़मीन में गुबरैला को नहीं मारेगा, केंचुआ को नहीं मारेगा, सूक्ष्म जीवाणुओं को नहीं मारेगा, सबको मारेगा। तो जब ज़मीन में मैंने कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड ऐसा डाला जो दीमक को मार सकता है तो वो सबको मार सकता है। तो हमने पूरी ज़मीन में रहने वाले जितने प्रकार के माइक्रोब्स थे सबको मार दिया। अब ज़मीन रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, क्योंकि अब ज़मीन में जैसे किसी ने भूसा छोड़ दिया, फसलों के अवशेष को छूट ही जाते हैं, तना वना के जड़ के नीचे वाला हिस्सा छूट जाता है। बारिश होती है वो कार्बन बन जाता है। तो अब कार्बन तो खेत में समथिंग कुछ है 0.3%, 0.4%, लेकिन उस कार्बन को खा करके जीवांश में बदलने वाली तो कोई प्रक्रिया है ही नहीं। तभी ना हमको ये डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर खेत में जीवांश हो तो हमको फसलों को भोजन देने की क्या ज़रूरत है। तो जो खेत में मटेरियल पड़ा हुआ है, कार्बनिक पदार्थ या कार्बन, तो उसको डिकम्पोज करके और जीवांश में बदलने वाली प्रक्रिया में जीवाणुओं का अहम रोल है। तो इसलिए हमें जीवामृत डालना है, क्योंकि मैंने अपनी ज़मीन में ये मार दिए हैं। लेकिन अब मार दिए हैं तो आगे से हम मारेंगे नहीं, ये भी तय करना है। जैसे कई किसान बेचारे ले गए भावावेश में और फिर डाल दिए, जीवामृत डाल के फसल बो दिया। अब पड़ोसी आया, उसने उसको डरा दिया कि तुम्हारे खेत में तो ये है, हमने दीमक देखी है। तो डरा, दीमक? हाँ, तुम्हारे खेत में दीमक है। तो फिर वही पेस्टिसाइड ले आया, डर गया ना, तो फिर पेस्टिसाइड ले आया। तो तूने जो ये जीवाणु डाले थे फिर तुमने मार दिए। ठीक है ना। चलिए, अब जीवामृत जैसे हमारे पास कम से कम यहाँ 10-11 हज़ार लोग आ चुके पिछले 4 सालों में। कितने? 10-11,000। और वो सब ले गए। उनमें से 9,000 फेल, 1,000-1,500 पास। फेल कौन हुआ? जो ये सोच के आया कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सचान साहब फ्री देते हैं, 5 लीटर ले आते हैं, चलो थोड़ा सा किराया लगेगा, फिर हमारा डीएपी, पोटास सब खत्म। तो वो ले गए, बनाया, डाला, फिर उसको फिर बनाया, फिर डाला, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इससे तो उत्पादन पहले 2 साल तो अच्छा रहा, फिर उत्पादन हमको अब वैसा अच्छा नहीं रिजल्ट आ रहा है, इसको बंद कर दिया। या वो फिर किसान हमको पूछता है कि साहब 2 साल तो रिजल्ट अच्छा आया, अब रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो एक साइंस मैं बताता हूँ। ये जीवाणु जब खेत में जाएंगे तो कार्बन को अपना भोजन बनाएंगे, फिर ये मरेंगे। इनकी लाइफ 12-14 घंटा ही है।
जीवाणु ने कुछ खाया मर गया, फिर कुछ बढ़ गया, 2 सेल डिवीजन हो गया, खाया मर गया, खाया मर गया। तो जो मरे हुए जीवों का अंश है उसका नाम है जीवांश। जैसे मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें लिख के आता है जीवांश कार्बन 0.3। तो वो जो 0.3 जीवांश कार्बन लिख के आता है, पहले तो ये सुन लेना, दुनिया में कोई लैब नहीं है जो जीवांश को टेस्ट करती हो। वो कार्बन को टेस्ट करती है, लेकिन लिखने के लिए लिखते हैं जीवांश कार्बन। तो वो जो 3.3% कार्बन था, उसमें जब ये जीवाणु खेत में डाले तो उन्होंने क्या किया, इस कार्बन को खाया और जीवांश में बदला और फसल ने ले लिया, अगली फसल में फिर डाला तो फिर कार्बन को लिया। तो कार्बन जो ज़मीन में पहले से पड़ा था उसको तो एक खा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आप कार्बन डाल नहीं रहे हो। नया नया नहीं डाल रहे उसमें, अब जो था वो खा गए। फसलों में आग लगाने वाली प्रक्रिया आज भी जिंदा है। फसलों की उपज बाजार में, मतलब रेजिड्यू खाद तलैया में फेंकना या उसको बेच देने की प्रक्रिया आज भी जिंदा है, और खरपतवार मारने की प्रक्रिया आज भी जिंदा है। तो जब खेत में कोई कार्बनिक पदार्थ डालोगे नहीं तो कार्बन वहाँ है नहीं, तो कार्बन जो 0.3 था तो 2 साल 4 सीजन में उन्होंने 0.1 के लगभग खा लिया। तो अब ज़मीन तो आपकी और कमज़ोर हो गई। हम तो नेचुरल फार्मिंग में ज़मीन की फर्टिलिटी को उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहते हैं। जो जीवांश कार्बन 0.3 है उसको बढ़ा के 1% ले जाना चाहते हैं, और 1% ले जाने के लिए आपको कार्बन डालना पड़ेगा। कहीं से मैनेज करो। अब मैनेज करने के लिए देश के किसानों से कहें चलो कहीं से ये लाओ कहीं से वो लाओ, तो 14 करोड़ किसान तो कहीं से नहीं ला पाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, कहीं से मत लाओ। जैसे आपने सुना होगा, मैं अधिकांश कहता हूँ किसानों को 1 रुपया भी बाजार नहीं ले जाना है। 1 रुपया भी। आपके खेत में खलिहान में सब चीज़ें हैं, उन्हीं को मैनेज करिए। फसल के अवशेष आए, जो भी आए, 2 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल को वहीं पलट दीजिए, जुताई कर दीजिए। नमी की दशा में रहेंगे तो कार्बन बन जाएंगे, फिर जीवाणु आपने डालें तो जीवाणु उनको भोजन बनाएंगे और मरेंगे, फसलों का भोजन मिल जाएगा। मित्र, खेती में केवल 2 चीज़ें हैं, जमीन और फसलें। जमीन और फसलें। खेती में कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं। अगर मेरी ज़मीन में जीवांश कार्बन या ह्यूमस बढ़ा करके मैं 1% करने की कोशिश में लग जाऊं तो 5-6 साल में हम 1% कर लेंगे। जब मेरी ज़मीन में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा हो जाएगा तो सुनना, अभी ज़मीन हार्ड हो गई है ना, गेहूं बोते हो तो 4 बार जुताई कराना पड़ता है। अगर ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेरी अच्छी हो जाएं तो 1 जुताई करके गेहूं बो दीजिए, तो 3 जुताइयां बच गई। कब बचेंगी? जब कार्बन और जीवाणु होंगे, यानी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी हो गई, तो ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी हो गई। जो जीवाणु फंक्शन में आ गए तो जीवाणु ज़मीन को उलटते पुलटते रहते हैं। 3 जुताइयाँ बचा ली। कार्बन अगर 1% हो गया, कितना टाइम लगता है? मैंने बोला 4 साल 5, वो तो इस बात पर तय है कि आपके पास फसलों का अवशेष कितना है। जैसे धान गेहूं का किसान है 4 साल में हो जाएगा, और चना मटर मसूर वाला किसान है तो उसको को 7 साल लग जाए। बात समझो। हमको तो मैंने बोला कि 1 एकड़ ज़मीन का मिट्टी का वजन, 6 इंच की मिट्टी का वजन 8000 कुंटल है। मिट्टी की जांच कराया तो जीवांश कार्बन 0.3% निकला, यानी 24 कुंटल है। और हम कहते हैं 1% होना चाहिए, यानी 80 कुंटल होना चाहिए। अब 1 कुंटल कार्बन के लिए हमको करीब करीब 1 कुंटल 80 किलो कार्बनिक पदार्थ चाहिए। तो आपके पास 24 कुंटल ज़मीन में है और 56 कुंटल की कमी है, तो 56 कुंटल कार्बन बढ़ाने के लिए हमको 100 कुंटल के लगभग ड्राई मैटर चाहिए। अब आपके खेत से दोनों फसलों में देखिए कि दोनों फसलों में 20 कुंटल निकलता है कि 12 कुंटल निकलता है कि 14 कुंटल निकलता है। वो कैलकुलेशन है सिंपल सी, ठीक है ना।
कुल मिला के 4 साल से लेके 6-7 साल तक आपके खेत में जीवांश कार्बन 1% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो जीवांश कार्बन जहाँ पर 1% है, अभी गेहूं में आप 6 पानी लगाते हो, एग्जाम्पल उदाहरण दे, क्योंकि ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी वीक है कि पानी लगा के आते हो तीसरे दिन छन, क्योंकि पानी को रोकता कौन है? कार्बन। पानी को रोकता कौन है? मिट्टी तो पानी को नहीं रोकती। मिट्टी में जो ह्यूमस है वो पानी को रोकता है। कार्बन अपने वजन का 3 गुना ज़्यादा पानी रोक लेता है। तो 80 कुंटल अगर कार्बन है तो 240 कुंटल, मतलब 160, 180, 8 तिरका 24, 240 कुंटल पानी है। अब सुनना, अब कोई कहेगा 240 कुंटल क्या, 1 एकड़ में तो यार ये मानिए कि 2 लाख लीटर पानी लगता है सिंचाई में, और तुम कहते हो वहाँ पर 250 कुंटल पानी है। उससे क्या होता है? होता है उससे। आप प्रकृति में ओस्मोसिस की क्रिया, तो साइंस के विद्यार्थी तो ओस्मोसिस पढ़े होंगे। किशमिश को दूध में डाल दो तो वो अंगूर बन जाती है, और अंगूर को पिसी हुई चीनी में डाल दो तो किशमिश बन जाती है। जमीन में कार्बन 1% है, और उस कार्बन के साथ जड़ का टाइप है। जड़ उस कार्बन में से पानी था वो लेके पत्तियों से इवेपोरेट कर रही है। जैसे ही कार्बन में पानी का मात्रा घटती है तो हवा में, सुन लेना, 8% मॉइस्चर अगर है ज़मीन में तो फसल मरेगी नहीं। जब 7% मॉइस्चर आ जाएगी तो फसल सूख जाएगी। तो जैसे ही 9-10% वहाँ नमी रहती है, तो हवा में नमी हमेशा 15-20% रहती है। तो हवा की ज़मीन के ऊपर जो मॉइस्चर है वो कार्बन में डिपॉजिट होता रहता है। जैसे जंगल में क्या क्रिया चल रही है, जंगलों में ढेर सारी वनस्पतियां हैं, वहाँ तो कोई सिंचाई करता नहीं, तो वहाँ तो पानी की रिक्वायर्ड प्रॉपरली चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वहाँ ह्यूमस की मात्रा 2% है, 2.5% है। आपके खेत में जैसे ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा जाएगी, सिंचाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हवा की नमी कार्बन लेता है और कार्बन की मॉइस्चर फसल लेती है। क्रम अपने आप चलने लगा, नीचे से नमी जा रही, ऊपर से नमी डिपॉजिट हो रही, ऐसे चक्र। ध्यान रखना, भगवान ने, प्रकृति ने कभी इंसान से ज़्यादा अपेक्षा नहीं की। उसकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर उसकी व्यवस्था को हम समझ लेते हैं, सही करते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना। हमें करना क्या है? हमें केवल धरती की फर्टिलिटी बढ़ाना है, और उसमें फसलों को कैसे बोना है वो तय करना। मैंने कहा खेती का मतलब ज़मीन और फसलें। तो यहाँ पर जीवामृत डाल करके, कार्बनिक पदार्थ डाल करके ज़मीन में ह्यूमस बढ़ा रहा हूँ, ज़मीन अच्छी हो गई। अब फसलों को क्या बोना है, कैसे बोना है, ये अब मैनेजमेंट आपका है। जैसे आजकल मोनोकल्चर चल रहा है ना। अंदर मैंने बोला कि आपकी दुकान में किसान भी बनिया है, किसान भी बनिया है, लेकिन उसकी दुकान में है क्या? सिर्फ आलू। और आलू सस्ती हो गई तो गए काम से। या बनिया की दुकान में क्या? सिर्फ गन्ना। या बनिया की दुकान में सिर्फ भिंडी। तो कृषि का जो फार्मूला है, एग्रीकल्चर साइंस कहती है किसान को अपनी जो ज़मीन है उसमें फसलों का ऐसा मैनेजमेंट करिए कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए। जैसे आपको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए, भैंस के लिए, गाय के लिए चारा चाहिए, उसको दाना चाहिए, उसको खली चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, उनको दूध चाहिए, तो दूध के लिए गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरियां पालिए। आपके घर में सब्जी भी खानी है तो लौकी बोइए, तरोई बोइए, करेला। अपनी रिक्वायरमेंट कम से कम पहला ये सुनिश्चित करिए, क्या मेरे घर की सब्जी, मेरे घर की दाल, मेरे घर का तेल, मेरे घर का दूध, मेरे घर के फल अपने हैं? यस हैं। पहली तो जीत आपकी हो गई। अन्यथा बाजार से चीजें लाएंगे, बाजार से सब मिलावटी मिलेंगी।
तो हमको नेचुरल फार्मिंग करनी है, और करनी क्यों है? सिंपल सी बात है। देखो अभी 50 साल से, शुरू तो 70 साल पहले हो गई थी, लेकिन 40-50 साल से वो अपने चरम पर है केमिकल फार्मिंग। अंधाधुंध फर्टिलाइज़र, अंधाधुंध पेस्टिसाइड। आज 4.5 लाख करोड़ रुपए के फर्टिलाइज़र और 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड भारत के लोग अपनी खेती में यूज करते हैं। कितना? 4.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइज़र और 8 लाख करोड़ के पेस्टिसाइड, और ये सब हम लोग खाते हैं। कौन खाता है? भारत के ही लोग खाते हैं। और फिर ये खा करके हम बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं। तो जो आप चले थे कि पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, हुआ क्या? पैसा कमाया या नहीं कमाया आप खुद जानते हो, लेकिन अस्पताल तक जरूर ये व्यवस्था ले गई आपको। और अस्पतालों में कितनी भीड़, कितना झूठ परोसा जा रहा है, आप सब जानते हो। तो मित्र, प्राकृतिक खेती इसलिए करनी है कि किसान को अपनी जो फसलों की उत्पादन लागत थी उसको घटाना है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, जो मैं उगा रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, सब्जी, फल, अनाज, उसकी स्वाद, टेस्ट वैल्यू वापस लानी है, और उस आहार की जो पौष्टिकता थी वो वापस लानी है। तो हमारा जो मैं भोजन में मैं खाता हूँ उसमें टेस्ट हो, उसमें पौष्टिकता हो, ये कब संभव है? जब हमारी ज़मीन फर्टाइल है, धरती माँ अच्छी है, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। मतलब प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होंगी। और धरती माँ अगर अच्छी नहीं है तो मैं केमिकल डाल के क्वांटिटी तो खींच सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी नहीं अच्छी कर सकता। अब भोजन के नाम पर हम लोग जहर खाएंगे, जहर खाएंगे भी, जहर खिलाएंगे भी। ये पूरा टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है, देखिए आप किसान हैं, आप सब किसान हैं, समझना एक चीज़ को। आपने जब खरपतवार मारे पेस्टिसाइड लेके, तो 2000, 2500, 5000 रुपये का, जैसा जितना ज़मीन है, आपने 5000 रुपये बाज़ार में ले गए, मतलब अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बाज़ार में फूंका, और नाना प्रकार की वनस्पतियों को, सनातन की व्यवस्था को मारने का इल्ज़ाम आपके ऊपर है। अगला, जब आपके खेत में इल्ली लगी, कोई भी कीट लगा, तो आपने फिर 10,000 का इंसेक्टिसाइड खरीदा और पूरे खेत में स्प्रे किया, तो करोड़ों इंसेक्ट को मारने का इल्ज़ाम आपके सर पर है। इसके बाद फिर आपने जो प्रोड्यूस बेचा बाज़ार में, उस प्रोड्यूस को खा करके जितने लोग बीमार हुए, अस्पताल गए या मर गए, उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर है। तो एक कहावत सुनी है कि मुर्गा जान से गया, खाने वाले को मौज नहीं आई। बकरा जान से गया और खाने वालों को मज़ा नहीं आया। ये क्या है? अज्ञानता। हमें क्या करना है कि मैं सनातन की व्यवस्था को नष्ट नहीं करूँगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा, किसी को नहीं मारूंगा। इसमें किसान को कई बार ऐसा लग सकता है कि जो 10 कुंटल होता था कहीं ऐसा 9-8 कुंटल हो जाए। अगर 2 कुंटल कम भी मिलता है तो मिल जाने दो यार, लेकिन ये एक दृढ़ विश्वास रखिए कि मैं केमिकल डाल करके प्रकृति को, कीट को, किसी भी को नहीं मारूंगा, तब तो आप जीत पाएंगे। अन्यथा आज की तारीख में आप सही सही बताना, कोई भी किसान, जो किसान 1 लाख की फसल बेचा, बेचारा सब जोड़ता है ना, जुताई, पानी, बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, तो क्या पाता है कि 1 लाख की फसल बेचने के बाद उसकी जेब में बचे कितने? 30,000। 70% खर्चा है। और क्यों है? देखना आप, 70% ये जो लागत है उसको मैं कैसे कम कर रहा हूँ। चूँकि हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी 70% डाउन है, साइंस बता रहा हूँ। जीवांश कार्बन 1% होना चाहिए, 0.3% यानी 70% कम है। तो इसलिए भोजन के स्वाद में भी 70% की कमी है, भोजन की पौष्टिकता में भी 70% की कमी है, और लागत भी 70% ज़्यादा। इसलिए मैंने क्या कहा
कि जिस दिन मिट्टी में जीवांश कार्बन 1% हो जाएगा, टेस्ट वैल्यू 100%, पौष्टिकता 100%। अब दुनिया में आप कोई भी व्यक्ति जो रिच सॉइल का भोजन खाएगा, फर्टाइल सॉइल का, फिर वो बीमार नहीं होगा तो उसे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। और आपका पशु इसी खेत की उपज खा रहा है, चारा भूसा, तो वो भी बीमार नहीं होगा। तो वेटनरी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं, ना ह्यूमन डॉक्टर की ज़रूरत, ना वेटनरी डॉक्टर की ज़रूरत। और जब ज़मीन मेरी रिच है तो हमको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी बाज़ार से नहीं लाने। आज क्या है कि आज दुनिया में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने 1-1 करोड़ का MBBS का डिग्री लिया, या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट करके एग्री क्लिनिक, एग्री जंक्शन खोला, वो क्या चाहते हैं कि अगर ये अज्ञान का वातावरण रहेगा तो मेरी दुकान चलेगी। अगर व्यक्ति किसान ज्ञानी हो गया, ज़मीन की असलियत को समझ गया कि खेती मतलब फर्टाइल ज़मीन, खेती मतलब फर्टाइल ज़मीन। इसलिए आपने देखा होगा पूरा सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, चैलेंज के साथ कहता हूँ, ना कोई नेता, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई बुद्धिजीवी कभी किसान को नहीं कहते किसान भाइयों जागो, अपनी ज़मीन को जिंदा करो, ये ज़मीन मृत हो गई है, ये बंजर होने की, और इसके लिए आप ये कार्बन डालिए, ऐसा कुछ करिए। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। क्यों? दुकानें बंद। जिसको बोलना चाहिए उसका धंधा बंद हो जाएगा। जो ये सत्य जानता है वो जानता है कि अगर ये सत्य लोगों को पता चल गया तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। अब इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? किसान। जैसे आज की तारीख में देश का 14 करोड़ किसानों में से 90% किसान कर्ज में हैं। मतलब किसान देश दुनिया को खाद्यान्न खिलाए, फल खिलाए, सब्जी खिलाए, दूध खिलाए, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो दुनिया को पालती है, उसका मालिक कर्ज में है। क्यों? तो किसान को सोचना है, ज्ञान नहीं है जी। क्योंकि अभी खेती में अज्ञान है। खेती का ज्ञान हमसे छीन लिया गया। हमारे फोर फादर को खेती का ज्ञान था, लेकिन ये जो चंटा घंटी बाजारू लोग हैं, इन्होंने धीरे धीरे सेंधमारी की। जैसे हमारा देश मुगलों का गुलाम क्यों हुआ? धीरे धीरे हुआ ना। वन टाइम को थोड़ी कोई ऐसे आक्रांता है पूरा त्राइमाम मचा करके, बड़े प्यार से मारा, बड़े प्यार से देश गुलाम हुआ ना। और अंग्रेज़ों ने जब मुगलों की सल्तनत छीनी तो बड़े प्यार से छीनी ना। किसानों को जब कर्जदार बनाए, बड़े प्यार से बनाया ना। रोटावेटर ले लो, बोरिंग करा लो, चना क्यों बोते हो, सिंचाई का साधन बना लो, गेहूँ बोया करना, सब्जी लगाया करना, फिर पेस्टिसाइड लिया करना, फिर वीडिसाइड लिया करना, फिर ड्रोन लेना। अभी ये क्या आया लेटेस्ट? AI ड्रोन। किसान को ये कहा जा रहा है तो मैं ज़रूरत ही नहीं यार, एक ड्रोन देंगे 1.5 लाख रुपए का, वो खेत में रहेगा तैनात, बैटरी चार्ज कर दिया करना, वो बताएगा कि आप दवा डालिए तो ड्रोन से ही दवा छिड़क देना, वो बताएगा आप पानी लगाइए तो आप बटन दबा दिया करना। यानी सॉइल का मॉइस्चर वो बताएगा, पौधों को जो पोषक तत्वों की डिफिशियंसी है कि वो आपको आवाज़ देगा। आप फसल को नत्रजन की ज़रूरत है, 2 दिन के अंदर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जाए। अब फसल को DAP की ज़रूरत है, फास्फेट की, इसलिए एक बार जो है ना DAP को पानी में घोल कर ड्रेंचिंग किया जाए। अब फसल में ये कीड़ा दिखने वाला है, इसलिए इस क्या मतलब बकवास यार अच्छा है वो तो। है? अच्छा है। वो अच्छा है, वेरी गुड। एक तरीके से तो अच्छा है। नहीं आज दूर से पहले सामने सुन वाली बीमारी सुन तो लो मित्र, आप यहाँ काहे के लिए आए हो? तो 2 चीज़ें मत करिए। पहले देखिए आप, जो आपको अच्छा लग रहा है वो अच्छा है या बुरा है, ये आपका धर्म बनता है। यही ज्ञान अज्ञान के बीच में कितना सा गैप है कि मेरी सोच, मेरा चिंतन किसी चीज़, अच्छी चीज़ को जो बुरी है उसको अच्छा मान लेना, ये अज्ञान।
और जो अच्छा अच्छा कहा जा रहा है उसकी बुराइयां खोज लेना कि अच्छा ऐसे तो अच्छा है कि हमको बोल दिया यूरिया डालो। लेकिन ये क्या तमाशा है, आप अपने दिमाग को जो भगवान ने दिया है वो कमज़ोर बना रहे हो उसको। रोबोट के दिमाग को आप सर्वोपरि मान रहे हो। तो फिर मैं कहता हूं कि दुनिया के ये 8 अरब जो पॉपुलेशन, इनको डिस्ट्रॉय कर दो, अब रोबोट का शासन चलने दो। आदमी क्या करेगा यहां पर, बोलो? आदमी अपने आप के दिमाग से कंट्रोल कर रहा। जब जिसका दिमाग रोबोट कंट्रोल करे तो उस आदमी तो मर जाना चाहिए। मैं विनोद कुमार चंद कहता हूं, जो रोबोट के सहारे खेती करे उस किसान को सुसाइड कर लेना चाहिए। तुम्हारा तो धरती पर जन्म ही बेकार हुआ। प्राकृतिक सिस्टम तो बात समझो, तो हर चीज की सीमाएं हैं ना। अब रोबोट तुमको रोबोट मतलब तुम्हारे हाथ में एक रोबोट बांध दिया जाए जो कहे मित्रों अब तुम 2 ब्रेड खाओ, अंदर कैलोरी कम हो रहा है, अब तुम्हारे यूरिनल में पेशाब जो है 450 ml हो गया है, कृपया मूतने जाएं। क्या यार नॉनसेंस बातें हो रही हैं? क्यों? भगवान की सबसे खूबसूरत रचना इंसान इतनी बदसूरत हो गई, ज्ञानावतार का प्राणी इतना अज्ञानावतार में घुस गया कि कल्पना से परे। और ये मैं समझा रहा हूं ये क्यों हो रहा है। ड्रोन क्यों आ रहा है, रोबोट क्यों आ रहा है? तुम्हारे लिए आ रहा है कि ड्रोन बनाने वाली बेचने वाली एजेंसियों के लिए आ रहा है? यूरिया तुम्हारे लिए आई कि उनके लिए आई थी? पेस्टिसाइड तुम्हारे लिए आए थे कि उनके लिए आए थे? तो आप यही तो समझना है कि हमारे लिए क्या जरूरी। मैंने कहा आपके लिए ना यूरिया जरूर है, ना डीएपी, ना पोटास, ना जिंक, ना सल्फर, ना फंजीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ड्रोन, इवन पावर टिलर, ये बोरिंग, ये पंप, ये कुछ नहीं जरूरत। बार बार बोल रहा हूँ, जंगल में खेती कौन कर रहा है? इंसान है, ड्रोन है, बोरिंग है, यूरिया डीएपी है, बीमारी लगी है, कीड़ा लगा है। सिंपल सी चीज़ है, क्यों पागल बनते हो? हम अपनी ज़मीन को मजबूत बना दिए, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ठीक कर दिए, हम फसलें बोने लगे और हमने तय किया कि किसी खरपतवार को बीडीसाइड से नहीं मारना, हम मैनेज करेंगे हाथों से, समझेंगे कि कौन सा खरपतवार उखाड़ना उचित है, कौन सा का बना रहना उचित है। क्योंकि जैसे खरपतवार एक शब्द है, फसलों में ऐसे खरपतवार है जिसमें 90% तो आपके फ़ायदे के लिए थे, आपकी फसल के लिए फ़ायदे के थे, आपकी ज़मीन के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले थे, वो मल्चिंग का काम कर रहे थे, वो कोएग्जिस्टेंस में जी रहे थे। लेकिन आपने तो बीडीसाइड डाल के सबको मार दिया। वही हाल हुआ जैसे आपने दीमक को मारने के लिए दवा डाली तो सब मर गया। इसी प्रकार एक खरपतवार जो डेंजरस था उसको मारने की दवा डाली तो सब मर गए। फिर एक कीड़े को मारने के लिए दवा डाली फसल में जो लग रहा था तो सब मर गए। बायोडाइवर्सिटी तो ख़त्म हो गई, इकोसिस्टम तो ब्रेक हो गया, परमात्मा की जो व्यवस्था थी वो तो आपने तोड़ दी। इसीलिए तो आप दुखी हैं, इसीलिए तो आप कर्ज में हैं। विनोद कुमार सचान क्या कहते हैं, 1 रुपया भी बाजार नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाएगा कब? जब मैं पूरे के पूरे खरपतवार, पूरे के पूरे फसलों से पशुओं का एक एक मलमूत्र सब खेत को वापस करता हूँ, खेत की मेड़ बना लेता हूँ, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा लेता हूँ, झाड़ी झंखाड़ मेड़ों पर खूब हो जाए, जंगल जैसा हो जाए आपका खेत। कम से कम मेड़ें तो ये बोलें जैसे जंगल है, तो वहाँ नाना प्रकार की चिड़ियाँ, नाना प्रकार के ऐसे कीड़े रहेंगे जो आपके खेत में लगने वाले कीड़ों को मैनेज करेंगे। नाना प्रकार ये जो जीवामृत के जीवाणु है, ये जितने भी ज़मीन में निगेटिव पैथोजन है जो फसल में भूम जनित बीमारियाँ फैलाते, ये सब खत्म कर देंगे। बस प्रश्न खरपतवारों का, तो उसमें थोड़ा मैनेज करना पड़े। अब सुनना, पुराने ज़माने में 50 साल पहले जब आपके पशु थे खूब, बैल, भैंस, गाय, तो क्या करता था किसान? खरीफ में कोई फसल बोया उर्द, तो वो लोग कहते थे यार उर्द में बहुत चारा है, चारा वाला खरपतवार। तो मोहल्ले भर के लोग जाते थे
और वो पूरे उर्द के खेत से बीट्स उखाड़ के लाते थे और कुट्टी मशीन से काट के अपने पशुओं, अरे 5 दिन के अंदर बीट खत्म। फिर सामूहिक काम चलता था, फिर उनके खेत में सबसे, जिनके खेत में सबसे ज़्यादा थे उन्हीं के खेत में धावा बोला जाता था, क्योंकि पिक करने में ज़्यादा खरपतवार मिल रहे। तो खरपतवार आज के ठीक 40 साल पहले हमारी पशुओं के चारे की समस्या का समाधान था। अगर ज्ञानी होते तो खरपतवार तो चारे की समस्या का समाधान है, और अज्ञानी बन गए तो समस्या है। तो ज्ञान जहाँ है वहाँ समाधान है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ समस्या है। समस्या और समाधान के बीच में एक ही अंतर है, ज्ञानी है तो समस्या का समाधान मिल जाता है, और अज्ञानी है तो समस्या बन जाती है। तो खेती में क्या, ज्ञानी बनना। और खेती का ज्ञान क्या मतलब है, पूरी की पूरी खेती पंच महाभूत के सहारे हो रही है। धरती में बीज बोता हूँ, धरती में बीज बोता हूँ, धरती माँ और पानी ही उसको उगाता है, और जब बड़ा होता है तो आकाश उसको ऊपर जाने का रास्ता देता है, और जलवायु उसको पालती है, और सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके कुछ पैदा करती है। आपको करना क्या था, आपको इस व्यवस्था में केवल थोड़ा सा सपोर्ट करना था, और हमने किया क्या, हमने इस व्यवस्था को डिस्टर्ब किया। ठीक है ना। तो ये जो जीवामृत है, जीवामृत के बिना प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती, लेकिन जीवामृत प्राकृतिक खेती का सब कुछ नहीं है जब तक कार्बन ना बढ़े, और जब तक बायोडाइवर्सिटी ना ठीक हो, जब तक इंडिकेशन क्या है आप समझ लेना, जब आपके खेत में चिड़ियाँ आ जाएं, तितलियाँ आ जाएं, मधुमक्खियाँ आ जाएं, खेत में केंचुआ आ जाए, गुबरैला आ जाए, जब आपकी गिजाई आ जाए, बारिश में नाना प्रकार के कीड़े आ जाए, आप समझ लेना अब आप प्राकृतिक खेती के करीब पहुंच गए। अब होने लगेगी प्राकृतिक खेती। लेकिन आपके खेत में चिड़िया नहीं है, केंचुआ नहीं है, मेंढक नहीं है, तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, कोई कीड़ा दिखता ही नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा अभी आप प्राकृतिक खेती से बहुत दूर हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को खूबसूरत बनाना, और खूबसूरत बनाने के लिए इतनी सी शर्त है, पहला कान पकड़ के अब मैं कोई भी पेस्टिसाइड लाऊंगा ही नहीं, और संकल्प इतना तगड़ा कि मैं 2 रोटी कम खा लूँगा, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। और ये जो कर्म है, यही आपका कर्म है कि हम सनातन की, परमात्मा की किसी भी व्यवस्था को मारूंगा नहीं। अब परमात्मा आपके साथ है, अब परमात्मा आपके साथ है। तो कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने बोला अंदर कि एक सज्जन ले गए, इधर आओ थोड़ा, 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर सब लोग ले गए। एक के पास ज़मीन 20 एकड़ है, एक के पास 10 एकड़, एक के पास 5 एकड़, एक के पास 2 एकड़। ले कितना कितना सब गए, 5-5 लीटर। अब सब ने 200 लीटर के ड्रम लिए। एक को 200 लीटर बनाना है तो उसने वो 5 लीटर डाला, 200 लीटर पानी भरा और 28 किलो चीनी डाला। तो यहाँ पर जो 5 लीटर जामन था और 200 लीटर पानी था, 28 किलो चीनी था, इसका बनेगा 30 दिन में। अगले के पास भी जो है 5 लीटर है, लेकिन उसको 100 लीटर बनाना है, तो उसने 100 लीटर पानी भरा, 14 किलो चीनी डाला। उसका चूँकि जामन ज़्यादा तो उसका बनेगा 15-16 दिन में। साफ बात समझना। किसी 5 लीटर ले गया, 50 लीटर बनाया, 7 किलो चीनी डाला, तो उसके पास जामन ज़्यादा है तो उसका बनेगा 7-8 दिन। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब आपकी वीडियो में सुना था 30-35 दिन में बनता है, तो क्या कर रहा है, बन तो गया 8 ही दिन में, और वो फ़ोन कर रहा है कि साहब अभी तो 15 दिन हुए हैं, 35 दिन हो जाए तब उसको डालें। हमने कितना बनाए हो, बोले 50 लीटर। हमने कहा जामन कितना था, 5 लीटर। चीनी कितना डाले थे, बोले साहब गुड़ डाले थे 7 किलो। हमने कहा बेवकूफ़ हो जाने का, बन चुका, बनने के बाद वो ख़त्म भी हो चुका। ये माइक्रोब्स जब इस ड्रम में 10 की पावर 9 की सिचुएशन में पहुंचेंगे तो वहीं तक पहुंचेंगे, उसके बाद डेड। जैसे इस ड्रम में जो मेरे जीवाणु हैं,
चूँकि कंटिन्यू चल रहा है, लोग आते हैं ले जाते हैं, पानी भरता हूँ, चीनी डालता हूँ, तो इसमें क्या समझते हैं, ये 100% लिविंग है। ये जो 10 की पावर 9 है ना, इस ड्रम में, इस जीवामृत जो आप ले जाओगे ना, इसमें 90% डेड सेल हैं, केवल 10% लिविंग है। अब मैं क्या करूँ, ये तो मरने जीने का क्रम है इनका, क्योंकि 12 घंटे में मर जाते हैं। अब देखिए, आप कुछ लोग क्या करते हैं, ये क्या है, जैसे मैंने ऐसे कई बार वीडियो बना दिए, मांस है ऐसा, मैं ये दिखाने के लिए बनाता हूँ, क्या है मांस। अब एक किसान कह रहा, साहब मेरे जीवामृत में अभी साड़ी नहीं पड़ा। हमने कहा भाई तुम अपना क्या बताएं तुमको, हमने कहा कि ये जो साड़ी है ना, ये नेचुरली ये डेड सेल, जिस ड्रम को मैंने हिलाया नहीं और उसमें डेड सेल ऊपर आकर के एकोमुलेट हो गई हैं, आप इस साड़ी का इंतजार क्यों कर रहे हो? तो आप प्रश्न ये है कि किसान सुनता ही नहीं पूरी बात। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो रोज़ देखो, मैं अलग अलग विषय को अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। भाई जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, हैं बना और डाल लीजिए। तो कोई इस साड़ी का इंतजार करता है, कोई 30 दिन का इंतजार करता है। सर यदि अपने को जैसे इसको सर्कुलेशन में लेना है, हाँ। अभी अपने पास उपयोग नहीं है, तो इसको मैक्सिमम कितने दिन रख लें? जैसे आप बनने सुनिए, के बाद जो है, एक मिनट। यदि ऐसी स्थिति बन गई कि अपन उसका उपयोग नहीं कर पाए और अपने को अगला कल्चर तैयार करना है, तो हम कल्चर को मेंटेन करने के लिए ही बना रहे हैं केवल, तो उसको प्रोलॉन्ग कितने दिन तक कर सकते हैं? सुनो, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। आपने 200 लीटर बनाया, खरीफ में जुलाई में फसलों में यूज कर लिया, राइट, और अब आप नवंबर में फिर गेहूं बोएंगे, आपको फिर चाहिए 200 लीटर। अब आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत आ रहा हूं, फिर अब विज्ञान बहुत कठिन है। हालांकि बताता हूं कि फिर 5 लीटर 2 लीटर केवल बचाना, फिर पूरा ड्रम भरना। अब 12 जुलाई को यूज कर लिया, 2 लीटर बचाओ और इसमें 200 लीटर पानी डाल दो। चीनी कितना डालना? केवल 2 किलो। अगला महीना जब बीता, ठीक 1 महीने बाद चीनी डालना 4 किलो। फिर 1 महीना बीतेगा तो चीनी डालना 8 किलो। अच्छा, उसी में डालते रहे, उसी ड्रम में? और किस में? चीनी केवल चीनी बढ़ाते हैं। अगर पहले सुन तो लो बात। 28 किलो वन टाइम दोगे तो बहुत फास्टली ये, चूंकि भोजन की कमी नहीं है, मल्टीप्लाई तेज गति से होंगे। फिर एक महीने में बन जाए। और जब मैं चीनी धीरे 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 धीरे, तो उसमें डेवलपमेंट होने के लिए भोजन ही कम है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। अगर 100 किलो बनाना, अरे तो वही क्रम है ना, तो 1 किलो। एक मिनट यार, आप पढ़े लिखे हो, यही तो कह रहा हूँ। सुन तो देख। जब मैं कह रहा हूँ 200 लीटर बनाना, तो पहले महीने 2 किलो दिया, फिर 4 किलो दिया, फिर 8 किलो दिया। आपने कहा 100 लीटर बनाना है, तो आप 1 लीटर जामन छोड़िए और 1 किलो दीजिए, फिर 2 किलो दीजिए, फिर 4। अब कोई पूछेगा 50 लीटर बनाना है, तो वो आधा लीटर केवल जीवामृत छोड़ेगा, आधा किलो देगा, 1 किलो देगा, 2 किलो, ऐसे चलेगा, है ना। अभी मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि लोग इंतज़ार करते हैं 30 दिन का। बात तो वही हुई। तो फिर वो उसमें इंतजार, वो पीरियड उतना ही रहेगा। मित्र एक चीज़ बताऊं, मैं एक चीज़ कह रहा हूं, थोड़ा सा समझदार बनो, थोड़ा सा समझदार बनो, थोड़ा सा समझदार बनो। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है, बिल्कुल सरल सा, कक्षा 2 का। आपकी पत्नी को ज़्यादा पता है कितने दूध में कितना जामन मिलाना है, उससे सीख लो। क्योंकि यहाँ सुनो मत, वहाँ समझो, सिद्धांत को समझो। अगला मैं कह रहा हूँ, मत बनाइए जीवामृत। क्या जरूरी है जीवामृत बनाओगे? ये जीवाणु तो प्रकृति खुद बना देती है। आप संकल्प लीजिए 1 साल का, केवल 1 साल का, मैं कचरा डालूंगा, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाऊंगा, कोई जीवामृत नहीं लाऊंगा। बस 1 साल का वेटिंग पीरियड है। ये जीवाणु जितने भी नेचर में चुटकी बजाते प्रकृति खुद बना लेती है। जीवामृत भी मत बनाइए। बात समझ गए ना? अभी तो चूंकि अज्ञानता है, सिस्टम पूरा नहीं समझ रहे हैं, इसलिए जीवामृत चल रहा है। और मैं चाहता हूं देश का कोई भी किसान जीवामृत की बेवकूफ़ी में न फंसे।
सूत्र समझे, मेरी ज़मीन में जीवाणु होने चाहिए, और जीवाणुओं के नष्ट होने के दो कारण है, या तो पेस्टिसाइड या फिर नंगा खेत। तो खेत की मेड़ को नंगा मत रखिए, कुछ पेड़ लगा दीजिए और पेस्टिसाइड डालना बंद कर दीजिए, फिर जीवामृत का झंझट ही खत्म। स्वतः बन जाते हैं, केंचुआ बन जाता है, स्वतः गिजाई बन जाती है, स्वतः। तो इनकी क्या है स्थिति? ये तो एक सेल का प्राणी है, ठीक है ना। नमस्कार, चलते हैं अंदर।